हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग जो है ना रैपिड रिवीजन करेंगे, यानी कि बहुत फास्टली, यानी कि इसमें हम लोग जो है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ये हमारा रैपिड रिवीजन है। ये लगभग हम 15 से 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारे पास में है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। भाई ये बताइए, केमिकल रिएक्शंस को हमने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अदर केमिकल सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना विद अ न्यू प्रॉपर्टी, उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, हमने और भी डेफिनेशन इसकी बताई हुई है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। भाई ये रिएक्शन का सिंबल होता है वाला, रिएक्शंस के इधर की साइड के हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्शन से दूसरी साइड, ठीक है, दूसरी साइड हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए और उसकी नई प्रॉपर्टी बन जाए। जैसे कि हमारा मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे। चलिए भाई, हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। हमने पहले अपनी वीडियो में बताया होगा पीटीसी गैस के बारे में। P4 होता है प्रेसिपिटेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। T4 होता है टेंपरेचर। C4 होता है चेंज इन कलर। G4 होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। S मतलब होता है चेंज इन स्टेट। तो ये हमारे टाइप्स हैं, इनके भी यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस को पहचानेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब एक कराते हैं, तो हमारा लेड आयोडाइड बनता है, ये पीपीटी बनता है, जो कि इनसोल्युबल होता है। क्या होता है ये वाला, इनसोल्युबल होता है, ये KNO3 बनता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, चेंज इन कलर के यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों, आप लोगों ने वो पढ़ा भी होगा कि आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी होता है। तो उसका मेन कारण क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो जाना, क्योंकि कॉपर मतलब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा, कॉपर को क्या कर देगा, ये बाय बाय कर देगा, Cu को Cu कर देगा इसने। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन कलर भी क्या कहना, क्या इंडिकेट करता है, केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन हमारी गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, जब दोनों आपस में क्या होती है, कंबाइन होती है, तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है भाई, चलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है। भाई जिंक सल्फेट बनता है, प्लस इसमें क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये बात समझ में आई। एक और हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर पे हम लोग जो है दो प्रकार की, दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हमने बताया था कि जब हम कैल्शियम को किसमें, पानी में डालते हैं, तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, प्लस इसमें हीट रिलीज होती है। और एक ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। चलिए भाई, एंडोथर्मिक में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड्स को हीट करते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, इसको तोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये वाले। चलिए नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बनाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को बनाने की इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जब भी हम रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं, तो उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है।
और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके अमाउंट क्या है। कंसंट्रेशन को CnC से लिखते हैं, अगर वो पतला है तो डाइल्यूट लिखते हैं, DIL दिल लिखते हैं। उसे हीट की जरूरत पड़ती है या मतलब हीट उसे चाहिए या हीट उसे निकालनी है, तो वो भी हम लोग रिएक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में। ठीक है भाई। कंडीशन क्या होती है, कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि भाई रिएक्शंस में हमारे रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसे कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना प्रेशर चाहिए होता है, और सारी रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर से नहीं होती है। तो कोई रिएक्शन हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है, कोई रिएक्शन हमारी हीट से भी टूटती है थर्मल से, कोई रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रिसिटी से भी टूटती है। किससे टूटती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से भी टूटती है। तो हमें कंडीशन देखनी होती है। और इसमें एक और चीज होती है कैटलिस्ट। क्या होती है बच्चों, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट आपको पता ही है कि भाई कैटलिस्ट हमारे पास में वो एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है भाई, वो खुद भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है वो। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल जो हमारे पास में केमिकल इक्वेशंस होती हैं हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये होता है बच्चों कि जितना भी रिएक्टेंट के नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट, उसके नंबर प्रोडक्ट के नंबर के इक्वल हो जाए। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, यानी कि जितना मास, यानी कि जो मास होता है मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है उसका मास प्रोडक्ट के मास से क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। वो आपको पता ही है। और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना होना चाहिए। इसमें मैं आपको एक वीडियो भी बना रखी है कि केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। वो हमारी जो ट्रिक है वो हमारे वो ट्रिक्स से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो अगर देख लेना, अगर जरूरत है, वैसे इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि भाई हम लोग उस वीडियो को भी देख ले, पूरी तरीके समझ ले। ठीक है, चलिए भाई हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मेटल है, मेटल को सबसे पहले पकड़ेंगे। यहाँ पर मेटल कितने 3, तो यहाँ पर 3 कर दिया। क्योंकि ऑक्सीजन कितने 4 है, ऑक्सीजन हमने 4 कर दिया। हाइड्रोजन कितना 8, तो 4 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। कार्बन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो कार्बन को मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन देख लो 12 प्लस 8 कितने हो 18, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास में। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से काफी बार पूछ लेते हैं। इसको पूछने का तरीका या तो आपको कंप्लीट करने के लिए कह देगा या फिर आपको वो बैलेंस करने के लिए कह देगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने कर दो 2 से। Pb कितना हो गया 2, Pb यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना होगा 2 2 जा 4, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। चलिए भाई देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और हमारे रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे कॉम्बिनेशन देखते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारी केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। चलिए, जैसे कि A B के साथ रिएक्ट करके AB बनाता है, या फिर हम लोग कहें A और B मिलकर आपस में क्या बनाता है C बनाता है। चलिए, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस इसमें हीट मिलेगी। ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसे नेचर की होगी भाई साहब, ये वाली एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। ऑल द कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्सोथर्मिक इन नेचर। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे वाला H2O। तो ये हमारे पास में कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखते हैं। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन की जस्ट क्या है उल्टी है, यानी कि AB है, इसको हमने किसी भी फैक्टर्स फैक्टर्स हमारे पास में कौन सा हो सकता है, हीट हो सकता है, इसमें हमारे पास में लाइट हो सकता है, इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है कि हमने एक कंपाउंड्स को 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में क्या कर दिया है बच्चों, ब्रेक डाउन कर दिया है। चलिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास में 3 टाइप की होती है। एक तो थर्मल होती है, एक हमारे पास में कौन सी होती है फोटोलाइटिक होती है, और एक इलेक्ट्रिसिटी होती है। चलिए, थर्मल को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये डेल्टा है। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट बताई थी।
जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हीट करते हैं तो Pb4, ठीक है, इसे बैलेंस कर देना, प्रैक्टिस कर देना इसके लिए। अगर हम फोटो मतलब होता लाइट, फोटो मतलब क्या होता लाइट, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं H न्यू से करते हैं कि भाई ये जो हमारे पास में सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है, ये जो ब्रेकडाउन होगा केवल Ag में और क्लोरीन गैस जो निकलेगी यहाँ पर, ब्रोमीन गैस निकलेगी, तो ये लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है उसको ब्रेकडाउन होती है। चलिए भाई इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग I से डिनोट करते हैं, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, यानी कि करंट से ब्रेकडाउन होने वाली रिएक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए भाई हमारे पास ये तीसरे नंबर की रिएक्शंस है। तीसरे नंबर पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से क्या कर देती है, अलग कर देती है। चलिए हम लोग सिंगल देखते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो A है ये B क्या होता है हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। B लेस रिएक्टिव था तो B को बाय बाय कर दिया, AC बन गया, ठीक है भाई, AC बन गया। चलिए जैसे कि ये वाली हमारी रिएक्शन है, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, कॉपर को बाय बाय कर देते हैं हम लोग, ठीक है भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इससे A B C D, तो ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें। इसमें क्या होते हैं भाई साहब हमारे पास में एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि और एक चीज और मैं बता दूं कि भाई इसमें जो है ना एक कंपाउंड आपका पीपीटी देता है, क्या देता है, पीपीटी फॉर्म करेगा ही करेगा। पीपीटी का सिंबल है डाउनवर्ड एरो। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की निमोनिक्स है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, आई ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मेक सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोटेशियम दैट इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो क्या हो गया हमारा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, क्या होगा, जिंक, आयरन, Sn, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अभी हमने देखा है जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो ये हमारे पास क्या बना, कॉपर सल्फेट का, वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना, कॉपर को कर दिया बाय बाय, दैट इज। ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर, ठीक है भाई। चलिए कुछ ऐसे रिएक्शंस, ठीक है, जहां पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर किस तरीके, अगर आप मैग्नीशियम को, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। साफ करने की रीजन ये है क्योंकि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तो वो जलने में दिक्कत करती है, तो हम लोग उसे सैंड पेपर से साफ भी करते हैं। मैग्नीशियम रिबन जब ये क्या करता है, जब हम इसको जलाते हैं तो डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम निकालता है और ये व्हाइट पाउडर ये बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए भाई अगर हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ले और पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे, इसका ये वाली रिएक्शंस भी अभी हमने दिखाई थी, ठीक है। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो PbI2 बनेगा और ये व्हाइट पीपीटी, मतलब ये भी व्हाइट येलो देता है, ये भी आपको बताया हुआ है। चलिए भाई कि जब हम जिंक को, यानी कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर ZnSO4 बनता है। चलिए यानी कि हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, लिबरेट होती है, ठीक है भाई साहब। हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म अराउंड द जिंक मेटल। जिंक मेटल के पास में क्या होंगे, हाइड्रोजन बबल्स बनेंगे और दिस रिएक्शन रिलीज हीट अलोंग विद द गैस। गैस के साथ साथ में क्या होगी बच्चों, हीट रिलीज होती है। ये कैसे होती है, एक्सोथर्मल इन नेचर होगी। चलिए भाई जब हमने इसको इसमें मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में मिलाया तो यहाँ पर क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। चलिए जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया तो बहुत तेजी से क्या होगी,
वाइब्रेटली हीट प्रोड्यूस हुई, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। चलिए जब हम क्या करते हैं आयरन सल्फेट को, जब हम आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं तो एक तो हमारे पास ये थोड़ी अलग प्रकार की रिएक्शन है, ये एक्सेप्शनल भी आती है बच्चों, ठीक है। यही एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें दो प्रकार की गैसेस निकलती है। वैसे जब भी आप मेटल सल्फेट को गर्म करोगे तो केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, बस आयरन के केस में यहाँ पर SO2 और SO3 दो प्रकार की गैस निकलती है। ओरिजिनली ग्रीन कलर चेंजेस टू व्हाइट एंड देन ब्राउन स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर निकलती है, फेरिक ऑक्साइड की इसमें निकलती है गैस, ठीक है। ये वाली याद रख लेना, ये डिकम्पोजिशन में पूछे जाती है। चलिए जब हम क्या करते हैं आयरन लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो फिर से वही रिएक्शंस हमने देख लिए। AgCl ये भी हमने देखी है, फोटो कितना आती है भाई, ये वाली फोटोलाइटिक में अभी हमने पढ़ी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में पढ़ी हमने। ये वाली हमने पढ़ी है कि भाई डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ी है कि आयरन को कॉपर सल्फेट में डालने पर क्या होता है, इसमें डीप ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स टू लाइट। जब हम क्या करते हैं कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। क्या होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। जब हम उसमें आयरन को डाल देते हैं तो ये वाला रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर बना देता है, कलर चेंज कर देता है। ये वाली रिएक्शन हमने देखी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें ये पीपीटी बना, व्हाइट पीपीटी विल फॉर्म, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर जब हम आयरन को कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होता है, ये वाला फॉर्म ऑफ ब्लैक सब्सटेंस CO क्या बनाता है, एक ब्लैक सब्सटेंस। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस कैन बी पास्ड ओवर द कॉपर ऑक्साइड कॉजिंग अ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये वाली भी हमारे पास क्या होगी, रिवर्स रिएक्शंस ये बनाएगा। ये वाली भी एक बार देख लेना। चलिए हमारे पास जो लास्ट रिएक्शंस है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठा होता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। देखो भाई ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का प्लस होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, माइनस होता है। और रिडक्शन में हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं भाई, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर कॉपर ने किसको लिया, ऑक्सीजन को लिया, तो ऑक्सीजन मिला किसे, कार्बन को। चलिए भाई और जिंक ने किसको खोया है, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, देखो भाई जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है भाई साहब। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, जिंक में। इसको इस तरीके से भी समझ लेना क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। LOGH यानी कि लॉस ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की ग्रोथ होती है, जिंक ने किसको लॉस किया, यहाँ पर जिंक है, जिंक ने ऑक्सीजन को लॉस किया तो ये क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ, इसका रिडक्शन। कॉपर ने किसको पाया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कितनी बात समझ में आई, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो एजेंट जो सब्सटेंस यानी कि कॉजिंग ऑक्सीडेशन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे और वो खुद रिड्यूस हो जाए। मैं आपको इसे पूरी डिटेल्स में समझाया हुआ है। और ये जो रिएक्शंस हैं हमारी टॉप मोस्ट रिएक्शंस है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से ये कहलाती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसमें से आपको क्या करना है, जो Mn है, Mn+4 ऑक्सीडेशन में होता है। ये जो है ना Mn ने क्या लॉस किया, ऑक्सीजन, तो Mn का क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है। और Cl जो कि इसके पास क्या था, हाइड्रोजन था, और Cl2 में कन्वर्ट हुआ, उसने क्या खोया, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में आपको पता करना है, ठीक है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। ये आपके जो होमवर्क पे रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है ये वाली,
चलो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। सबसे पहले हमारे पास में कोरोजन, ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी दो हमारे पास में इफेक्ट ये वाले। चलिए भाई हम लोग देखते हैं। देखो भाई कोरोजन क्या होता है, मेटल्स आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन विद द सब्सटेंसेस इन देयर एनवायरनमेंट एंड सच एज मॉइस्चर, एसिड। भाई देखो जब मेटल धीरे धीरे एनवायरनमेंट की चपेट में आ जाता है, चपेट मतलब कि मॉइस्चर, नमी जब बाहर की या कोई एसिड होता है तो वो क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। इसका जो बड़ा फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो हमारे पास आयरन होता है जब ये बाहर रहता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नमी में, और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये कंबाइन होकर Fe2O3H2O बनाता है, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो गया, इसके प्रिवेंशन आपको याद रखने हैं। डेवलपमेंट ब्लैक कोटिंग आफ्टर सम टाइम, जब सिल्वर क्या करता है, ये ब्लैक कोटिंग बनाता है जब ये H2S गैस के कांटेक्ट में आता है तो Ag2S बनता है, हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट होती है। कॉपर डेवलप अ ग्रीन कोटिंग, कॉपर क्या करता है, ग्रीन कोटिंग डेवलप करता है। कॉपर हो गया, मॉइस्चर हो गया, CO2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया, सबको कंबाइन करके ये वाला बनाता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास में कोरोजन कहलाता है। इसके बाद में जो रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी का मतलब समझ लो बच्चों, द स्पॉइलिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। फूड में जो हमारे पास में फैट और ऑयल होता है वो लीडिंग टू अनप्लेजेंट टेस्ट, उसका टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज होती है। स्पॉइल्ड बटर, जैसे कि हमारा बटर है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। जो हमारे खाने में ऑयल होता है वो भी, स्टील चिप्स, ठीक है, चिप्स वगैरह इसके प्रिवेंशन में हम लोगों ने भी बताया हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें हम लोग डालते हैं और इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में भी डालते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या होता है, चिप्स वगैरह होते हैं उसमें हम हवा भर के रखते हैं और चीजों को हम लोग ठंडी जगह पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, ताकि जो ऑक्सीडेशन है उस प्रोसेस में क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। तो ये हमारा जो पहला जो चैप्टर है उसको हमने कवर किया है। ठीक है, जितने भी हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों।